हेलो बच्चों। तो बेटा हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और हमने 2.1 के क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स हमने कर लिए थे और आई होप कि आप सभी ने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे एनसीईआरटी से, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। आई होप कि वो आपको समझ में आ गए हैं एंड आपने 2.1 कंप्लीट कर लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 2.2 से और वहाँ स्टार्ट होता है आपका रिलेशन। ठीक है, जो पहले था वो बेसिक था। रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की ज़रूरत होती है। तो देन अब हम आते हैं रिलेशंस पे कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ आर रिलेशन। तो देखिए मैथमेटिकली क्या होता है रिलेशन, समझते हैं। देखो इन जनरल तो बहुत सारे रिलेशंस आपने सुने हैं, सुने क्या देखे हैं, घर में देख रहे हो आप, मम्मी पापा भाई बहन, ये सब क्या है, रिलेशंस ही तो हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। अब किस तरह से बनते हैं रिलेशंस वो समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये दो फैमिलीज हैं या ये दो सेट्स हैं। फैमिली मतलब सेट्स, तो इन सेट्स को मैंने क्या नाम दे दिया, ए और बी। फैमिलीज को मैंने क्या नाम दे दिया है, ए एंड बी। अच्छा, इस ए में कौन कौन से मेंबर लिए मैंने, ये कुछ मेंबर्स ले लिए। इसका नाम ले लिया A1, इसका नाम ले लिया A2, इसका नाम ले लिया A3, इसका नाम ले लिया A4। ठीक है, ऐसे ही B में कुछ मेंबर्स हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ये मैंने कुछ मेंबर्स उठा लिए। ठीक है, अब मैंने इन मेंबर्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया, एज फ्रेंड ऑफ। क्या रिलेशन डिफाइन किया है, इज फ्रेंड ऑफ। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि चलो मान लेते हैं कि A1 इज़ फ्रेंड ऑफ B1, अब A1 इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ B2, A1 इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ B3। ये मैंने एज्यूम कर लिया। A2 किसी का फ्रेंड नहीं है, मैंने माना ऐसा। A3 इज़ फ्रेंड ऑफ B3, A3 इज़ फ्रेंड ऑफ B3 ओनली, चलो। और A4 इज़ फ्रेंड ऑफ B4 एज वेल एज B5। और एक काम करते हैं, इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं B6, मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, B6 भी मान लिया। और वो जो B6 है वो भी किसी का इनमें से फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रिलेशन बन रहा है। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया इस फ्रेंड ऑफ का, दो फैमिलीज ले लिए ए और बी, फैमिलीज में मेंबर्स लिए, मेंबर्स को आपस में रिलेट कर दिया। ये मैंने मान लिया है कि A1 जो है, A1 इज फ्रेंड ऑफ B1, B2 एंड B3 एज वेल। A3 इज फ्रेंड ऑफ B3, A4 इज फ्रेंड ऑफ B4 एंड B5। A1 से लेके A4 में से कोई भी इनमें से किसी का फ्रेंड नहीं है। ठीक है जी, तो B6 का, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, A1, A2, A3, A4 में से कोई भी इस B6 का फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं आगे इसको। अब मैंने क्या किया, इस फ्रेंड ऑफ जो है ना, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को एक नया नाम दे दिया R। मैथमेटिकल टर्म्स में ले जाने के लिए मैंने क्या किया, उस फ्रेंड को ना क्या नाम दे दिया है, R नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ क्या, A1 R B1। इस R का मतलब क्या है, इज फ्रेंड ऑफ, तो A1 इज फ्रेंड ऑफ B1। सिमिलरली A1 इज फ्रेंड ऑफ B2, A1 R B2। सिमिलरली A1 R B3, ऐसे बोल सकते हैं। फिर A2 है ही नहीं किसी के साथ, A3 R B3 हो गया एंड A4 R B4 एज वेल B5। ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक सेट बनाना है। सेट, उस सेट के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स रखने हैं। देखो एक सेट बनाया, उस सेट को वो नाम देना है जो रिलेशन को नाम दिया मैंने, यानी कि R नाम दिया। और इस सेट में वो सभी पेयर्स रखने हैं जिन पेयर्स का पहला कंपोनेंट A में होगा, दूसरा कंपोनेंट B में होगा एंड जो पहला कंपोनेंट है ना A सेट का जो होगा पहला कंपोनेंट, वो B सेट का जो सेकंड कंपोनेंट होगा उससे रिलेटेड होगा। कौन से रिलेशन के अंडर, एज फ्रेंड ऑफ के अंदर। तो कौन कौन से पेयर आएंगे, देखो A1 B1 आएगा। क्यों आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि A1 A में है, B1 B में है एंड A1 इज रिलेटेड टू B1 अंडर द रिलेशन R। जो हमने रिलेशन को नाम दिया है वही रिलेशन सेट को भी नाम दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली A1 B2 आएगा, बोलो A1 B3 भी आएगा, बहुत बढ़िया। देन A2 नहीं आएगा, A2 किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं कर रहा। अच्छा A3 B3 आएगा, देन A4, वेरी गुड, A4 इज रिलेटेड टू, बोलो बोलो, B4 एंड ऑल्सो B5। तो ये सारे पेयर्स R में आ गए। R में वो सभी पेयर्स आए हैं, R में वो सभी पेयर्स आए हैं जिन पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट A में है, सेकंड कंपोनेंट B में है एंड विद द कंडीशन फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू सेकंड कंपोनेंट और रिलेशन इज रिलेटेड टू वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है हमारा? इज फ्रेंड ऑफ का रिलेशन है, ठीक है, जिसको हमने R नाम दे दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी पेयर्स हैं इन पेयर्स को इस फॉर्म में लिख लेते हैं यार, A B टाइप के पेयर्स हैं सच दैट A में है, B में है, वेरी गुड, एंड A इज़ रिलेटेड टू B। क्या अब इन्हीं सभी पेयर्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? बोलो यस और नो, लिखा जा सकता है। ऐसे बोलो कि ये वाली जो फॉर्म है इस सेट को लिखने की, कौन सी वाली फॉर्म है ये? याद है सेट्स में पढ़ा था हमने, कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये हमारी है रोस्टर फॉर्म और ये वाली कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल सही कहा आपने, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो नाउ तो हमारे पास रिलेशन में जो भी पेयर्स आए हैं उन पेयर्स में पहला कंपोनेंट A सेट का है, सेकंड कंपोनेंट B सेट का है एंड द फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द सेकंड कंपोनेंट अंडर द गिवन रिलेशन। और वो जो रिलेशन है वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक कंडीशन ही है, रिलेशन के लिए एक कंडीशन है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा किसी भी मतलब जैसे मम्मी के साथ एक रिलेशन है कि शी इज़ माई मदर, तो वो जो मदर है उसकी भी एक कंडीशन होती है कि भाई मैं उससे जन्मा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसका इसके साथ रिलेशन होने के लिए एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या है? इज़ फ्रेंड ऑफ। बात समझ में आ गई है? तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेट आया है, ये जो सेट बना है वो किसका सबसेट है यहाँ पे। अब सबसेट वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है? देखो अब ध्यान से कि ये A है और ये B है। यदि मैं यहाँ पे A क्रॉस B डिफाइन करता हूँ, जो कि हमने 2.1 में डिफाइन किया था, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि मैं बनाता हूँ A क्रॉस B तो क्या बनेगा? देखो A1 सबके साथ जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6 के साथ भी, फिर A2 जाएगा सबके साथ, A3 भी जाएगा और A4 भी जाएगा। तो आई थिंक कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 24 पेयर्स वाले जो एलिमेंट है वो किस में आएंगे? A क्रॉस B में आएंगे। ये बात आई थिंक आप सभी को क्लियर है क्योंकि हमने पहली वीडियो में ये सारा कवर कर लिया है, ठीक है ना, पहली वीडियो में। ओके, तो ना अब मैं देख रहा हूँ कि ये जितने भी पेयर्स हैं, ये कितने पेयर्स हैं? ये 6 पेयर्स आए हैं इस रिलेशन में। ये सारे के सारे पेयर्स, आपको क्या लग रहा है A क्रॉस B से कोई बाहर है क्या? कोई भी पेयर A क्रॉस B से बाहर है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो सेट है या ये जो सेट है ये किसका सबसेट है भाई? किसका सबसेट है ये? A क्रॉस B का सबसेट है। मैथमेटिकली ये जो सेट बना है जो कि A क्रॉस B का सबसेट है, इसी सेट को हम बोलेंगे एक रिलेशन। रिलेशन की कंडीशन ये है, बट रिलेशन का एक सेट है जो कि किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। और ये जो रिलेशन बोल रहे हैं ना, ये पता है कौन से सेट से? A सेट से किस सेट में जा रहा है? B सेट में जा रहा है। तो रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो डेफिनेशन हमारी बन गई है क्या कि A और B कोई वो दो सेट हैं, लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स, बी एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स माने A और B, देन आ रिलेशन, और रिलेशन को क्या नाम दे दिया मैंने? क्या नाम दे दिया रिलेशन को? R। देन रिलेशन R इज कॉल्ड is a subset of, then the relation R from A to B, from A to B, सही है ना। रिलेशन कहाँ से कहाँ? A से B में डिफाइन कर रहे हैं। then the relation R from A to B is a subset of A cross B, and
एंड वाइसा वर्सा। अभी वाइसा वर्सा का मीनिंग कुछ बच्चे तो जानते हैं, मुझे पता है, पर कुछ बच्चे शायद उन्हें नहीं पता, तो समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वाइसा वर्सा का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अपोजिट वाला सीन। जैसे वो थी ना पाइथागोरस थ्योरम थी, उसका अपोजिट भी था, ठीक है, वाइसा वर्सा मतलब दोनों तरफ से ट्रू होती है बात। तो ऐसे यहाँ पे भी है। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई रिलेशन आप डिफाइन करोगे ए से बी में, तो दैट रिलेशन फाइनली कम्स आउट टू बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट यदि आपके पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है ए और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, और आपने एक सेट बनाया उनके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेके ए कॉमा बी टाइप के, ठीक है, तो फाइनली वो क्या आएगा? एक सबसेट आएगा। किसका सबसेट? ए क्रॉस बी का। तो वो जो सबसेट होगा ना ए क्रॉस बी का, वो अपने आप में एक रिलेशन को डिफाइंड करता है। वाइस वर्सा का मतलब है कि यदि ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है, देखो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा चलो कि इफ़ देयर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो दैट सबसेट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फाइनली क्या आ गया हो? फाइनली एक रिजल्ट बन गया हमारा, डेफिनेशन बन गई, और उस डेफिनेशन से क्या बना देखो। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा रिलेशन को समझने में, उसके बाद बहुत आसान है। थोड़ा सा टाइम दो, आसान लगेगा, ठीक है। तो मीन्स मेरा कहने का ये मतलब था यहाँ पे कि रिलेशन यदि है फ्रॉम ए टू बी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड यदि एक सबसेट है, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कहीं से मिल जाता है, कहीं पड़ा हुआ मिल गया आपको ए क्रॉस बी का कोई सबसेट, तो दैट सबसेट इज डिफाइंड एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब रिलेशन है तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का सबसेट है तो वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। सही जी। वो एक्चुअल में वो हमें ऐसे नहीं दिखेगा, वो हमारी डेफिनेशन कहती है। जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन किया, सबसेट निकल के आया, यदि सबसेट है तो उसको मैं कैसे रिलेशन बोलूँगा? उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डेफिनेशन से होता है। डेफिनेशन कहती है कि ए क्रॉस बी का हर सबसेट, ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन को डिफाइन करता है, और एक रिलेशन जो भी डिफाइन होगा वो हमेशा ही ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। दिस इज एक्चुअल द डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों बातें मिलके हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इससे एक और बात निकल के आती है, पता है क्या? एक बड़ी प्यारी सी बात जो कि पूछी जाती है क्वेश्चंस में आपसे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जब हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे तो कितने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, ये पूछ रहा है वो। क्यों दिए? देखो जब रिलेशन डिफाइन होगा तो क्या बनेगा? फाइनली एक सेट बनेगा। अभी मैंने जैसे फ्रेंड वाला रिलेशन डिफाइन किया, से फ्रेंड वाला रिलेशन था, ऐसी बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही जब हम सारे के सारे रिलेशंस को देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे वो मुझे पता लगाना है। तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि जो भी रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब बात आती है कि ए क्रॉस बी की कितने सबसेट्स बनेंगे, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो हमने 2.1 में किया था एक रिजल्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, याद है? 2.1 में हमने किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है, ओके। और चैप्टर 1 में हमने किया था नंबर ऑफ सबसेट्स का, कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, कोई भी सेट है जैसे ए मान लेते हैं चलो, तो क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए? याद है किसी को?
किसी को याद है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होते हैं भाई? दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये दोनों बातें हमें याद है? नहीं याद तो याद कर लो भाई। अरे नहीं याद तो मैंने याद दिला दिया ना, मैंने तुम्हें याद दिला दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने होते हैं? 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और साथ में ये। अब इन दोनों बातों को यहाँ पे क्लब करो। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गए। और जितने एलिमेंट्स हैं, यदि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा था? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करने हैं, तो 2 की पावर में एन ए इंटू एन बी। गॉट इट? तो चलिए अब एक दो एग्जांपल्स समझते हैं कि क्या है रिलेशन, उसके थ्रू तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा से। अभी सारा थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं कराया, तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या है ये, है ना? देखते हैं, अभी बहुत अच्छा लगेगा, आसान है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, देखो एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, और बी एक सेट लिया मैंने 2 3 5 6, चलो ये ले लेते हैं बस। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मैंने डिफाइन किया, और उस रिलेशन को मैंने नाम दे दिया आर। आर रिलेशन में वो सभी पेयर्स रखने हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स जो है, क्योंकि मैं रिलेशन ए से बी में डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो पहला कंपोनेंट होगा वो हमेशा ए का होगा जब ए से बी में है। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट बी का होगा। तो वो ये कहता है कि इस आर में ये जो फॉर्म है ना, पता है आर को लिखने के, रिलेशन को लिखने की ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। बस इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल से वर्ड्स में ऐसे बोल लो यार, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से पेयर्स बनते हैं। ये देखें, एक्स हमारा, ये जितने भी एलिमेंट हैं ना वो सब हमारे एक्स हैं, और ये सब हमारे वाई हैं। जब भी रिलेशन ए टू बी बोल रहे हो, आप एक्स वाई बोल रहे हो, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अब बट मुझे वो वाले एक्स वाई चाहिए सिर्फ, जो कि इस कंडीशन को, जो हमारे वो जो फ्रेंड वाली कंडीशन थी ना, फ्रेंड वाली एज फ्रेंड ऑफ बी, तो वो कंडीशन यहाँ पे फ्रेंड वाली क्या है? एक्स डिवाइड्स वाई वाली। क्योंकि नंबर्स में थोड़ी ना फ्रेंड फ्रेंड होंगे भाई, नंबर्स में तो ऐसी रिलेशंस होंगे ना। ठीक है, तो एक्स डिवाइड्स वाई की कंडीशन लगाओ। तो एक्स पहले एक फिक्स कर लो एक्स, और वाई सबको मान के चलो। तो एक्स डिवाइड्स वाई देखो, 1 डिवाइड्स 2 होते हैं, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 5, 1 डिवाइड्स 6। तो इसमें कौन कौन से पेयर आगे बोलो? 1 2 1 3, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, 1 5 1 6, ये सब आए। आगे चलते हैं जी। अब ये इस एक्स का काम ख़त्म, ये सबके साथ घूम लिया सबके साथ, जिसके साथ घूम सकता था सबके साथ घूम लिया, कंडीशन सेटिस्फाई थी, हो गया। अब इसको घुमाते हैं, चलो 2 रिलेटेड टू 2 होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 2 डिवाइड्स 2 कंडीशन में डालो, यस वेरी गुड, तो 2 2 आ गया। अब बताओ 2 डिवाइड्स 3 नहीं आएगा, 5 6, 2 डिवाइड्स 6। अच्छा चलो 3 से स्टार्ट करो। अब 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 3 भी तो आएगा ना, यस 3 डिवाइड्स 6। देन बोलो 4 डिवाइड्स नन ऑफ दीज, 5 डिवाइड्स 5 ओनली। अब देख लो आप, ये जो रिलेशन बना हुआ है ये सबसेट ही तो है किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में आप देखोगे तो ये जो है
5 इंटू 4 20 एलिमेंट्स बनेंगे और ये 20 एलिमेंट्स के अंदर ही ये सारे के सारे होंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स यू आर सेइंग दैट कि दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो सबसेट बना हुआ है यही क्या है, एक रिलेशन है भाई। अब ऐसे ही यही सेट रखता हूँ और ये वाला सेट रखता हूँ, कंडीशन यदि मैं चेंज कर देता हूँ कि सपोज मैंने कंडीशन चेंज कर दी x लेस देन y, क्या चेंज कर दिया मैंने, x लेस देन y, तो 1 रिलेटेड टू ऑल आ जाएगा, 1 सभी से छोटा है। 2 रिलेटेड टू 2 नहीं आएगा, वो 2 रिलेटेड टू 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या चेंज करी अभी फ़िलहाल, x लेस देन y की। तो फिर 2 जो है 3, 5, 6 के साथ आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा। 3 जो है वो क्या किसके साथ आएगा, 5 और 6 के साथ। 4 किसके साथ आएगा, 5 और 6 के साथ। 5 किसके साथ आएगा, ओनली 6 के साथ। आर यू गेटिंग? तो एक नया रिलेशन जन्म ले लेगा, नया रिलेशन जन्म ले लेगा, वो भी क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इस तरह से यू कैन डिफाइंड सो मैनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब वो जो सो मैनी रिलेशंस हैं वो कितने रिलेशंस हैं वो मुझे काउंट करने हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने ये तो पता लगा लिया है बच्चों कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो बस मुझे यही तो पता लगाना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं। सिंपल सी बात, मुझे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सोचो। अभी अभी मैंने बोला भी था ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने बने, बोलो। 5 ए में है, 4 बी में है, तो ये हो गया 20 बने। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए मुझे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा चैप्टर 1 में है कि यदि किसी सेट में इतने 20 एलिमेंट्स मिल गए हैं आपको, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 की पावर 20, ठीक है। और ए क्रॉस बी का हर सबसेट, ए क्रॉस बी का हर सबसेट क्या होता है, एक रिलेशन को जन्म दे देता है। तो इसका मतलब ये हो गए नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर 20। समझ में आया? अब बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं भाई, यहाँ पे सिर्फ 20 आंसर करके आते हैं वो। भाई 20 किस में है, सिर्फ ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके मुझे चाहिए सबसेट्स, और हर सबसेट एक रिलेशन को जन्म दे देता है। गॉट इट? तो इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों, कोई डाउट है बेटा किसी को भी इसमें? क्लियर है? ठीक है। तो रिलेशन को हवा मत बनाओ भाई, हम तो रिलेशंस में ही जन्मे हैं, रिलेशंस में ही रह रहे हैं, तो रिलेशंस करने में क्या दिक्कत है हमें, ठीक है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट ले लिया ए सेट लिया मैंने, चलो ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4। बी सेट ले लिया मैंने 3 5 7, ठीक है। अच्छा, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, उसमें मैंने लिखा कि ए कॉमा बी पेयर है, ए कॉमा बी पेयर सच दैट कंडीशन क्या बनाएं, चलो ए लेस देन बी की बना दें, चलो ए लेस देन बी की बनाएं, सिंपल ए लेस देन बी, या कुछ चेंज करें यार, कंडीशन थोड़ी और अच्छी कर देते हैं, चलो ए स्क्वायर लेस देन बी कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, मैंने एक कंडीशन ली है रिलेशन में कि भैया उस रिलेशन में वो सभी पेयर्स हैं जिन पेयर्स का पहला कंपोनेंट ए है, जो कि ए में होगा, बी में होगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन बी होगी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। ध्यान रखना, जब मैं बी टू ए बोलूँगा ना यदि, तो फिर पेयर क्या बनेगा, जो भी पहला कंपोनेंट होगा वो बी का होगा, दूसरा कंपोनेंट ए का हो जाएगा। तो इन जनरल मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ए टू बी, ये रिलेशन जो भी चल रहा है वो ए टू बी है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें पेयर बनाते हैं।
ए स्क्वायर, ए कौन है अब यहाँ पे, ये सारे ए हैं, ये सारे ए हैं और ये सारे बी हैं, तो ए स्क्वायर लेस देन बी लेना है मुझे। अब पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इज लेस देन 3, तो 1,3 आएगा, फिर 1,5 ऑल्सो, 1,7 ऑल्सो। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, क्या 4 लेस देन 3 है, नहीं है, 4 लेस देन 5 है, यस, तो 4,5, 4,7 ऑल्सो। देन 3 का स्क्वायर इज 9, तो 3 लेस देन 3 नहीं है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 3 नहीं है, 5 से भी 7 से भी किसी से नहीं है, 4 का स्क्वायर इज लेस देन बी नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पे हमारा डब्बा क्लोज, अरे मतलब क्लोज हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो ये रिलेशन का यहीं पे हो गया स्टॉप, समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 टर्म्स और डिफाइन करने वाला हूँ। ये रिलेशन तो हो गया सबसेट है A क्रॉस B का, नंबर ऑफ रिलेशंस भी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब हम इसको देखो भाई, इसको हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, किससे, एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जी इसको, इस रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। तो आपने क्या करना है, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था फ्रेंड वाले के लिए, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ये मैंने बनाया A, ये मैंने बनाया B, इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, यहाँ पे लिया हमने 3 5 7, ठीक है। 1 किससे रिलेटेड था, इन तीनों के साथ, फिर 2 किससे रिलेटेड था, 2 रिलेटेड टू, ओहो मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी बच्चों, यहाँ पे तो 2 आएगा ना मेरा, 2 रिलेटेड टू 5 एंड 2 रिलेटेड टू 7। 2 का स्क्वायर 4 था, 4 लेस देन 5 और 7 था, बट रिलेटेड तो 2 था ना, 2 5 से और 2 7 से, ओके ठीक है, इसमें मिस्टेक ही मिल गई मुझे। चलो, तो 2 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 7, ठीक है। 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, 4 भी किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे। आपने सुना होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन वाली, तो वो सारी डेफिनेशंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। तब तक आप ये पढ़ के रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।